हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम जो आपके सामने ये लेक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। यानी कि शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन की सीरीज में ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में हम बात करेंगे और पूरे विस्तृत रूप से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को पूरी तरह से आज खत्म कर दें, इस लेक्चर में खत्म कर दें। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम जानते हैं कि प्रबंधन क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने बताया और पहले वाले जो इसके 2 लेक्चर्स हमारे इस चैनल में पड़े हुए हैं, जीएस विस्तार के चैनल में पड़े हुए हैं और आप उन्हें देख सकते हैं। और आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है तो आप इसे ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डीएलएड के सेमेस्टर एग्जाम्स जो होने वाले हैं उनसे रिलेटेड हम लेक्चर्स को डाल रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रबंधन के बारे में हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया प्रबंधन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, प्रबंधन क्या है। आप किसी भी स्कूल को स्टार्ट करते हैं, आप किसी भी संस्था को चलाते हैं तो वहां पे बिना कोई कार्य किए कोई भी संस्था नहीं चल सकती है, आपको पता होगा। तो वहां पे आपने देखा होगा, जो भी अगर बाई चांस हम एग्जाम्पल के तौर पे मानते हैं कि आपने एक विद्यालय खोलना चाहा और आप एक विद्यालय को चला रहे हैं, तो वहां पे क्या है, कोई भी काम अकेले नहीं होगा। वहां पे प्रबंधन और नियोजन दोनों का होना बहुत आवश्यक है। आपने योजना बना ली कि क्या क्या काम करने हैं। इससे क्या होगा कि आपके समय की बचत होगी, कम समय में कम व्यय के द्वारा, और आप अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, योजना बना ली, योजना पूर्वक आपने कार्य करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने क्या किया, प्रबंधन का कार्य क्या होता है कि प्रबंधन के द्वारा किसी भी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा, आपने जो विद्यालय खोला स्टार्ट किया वहां पे क्या होंगे, हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होगा। किसी का काम होगा जैसे मैनेजमेंट का काम क्या होता है, लोगों के बीच में समन्वय को स्थापित करता है कि आपको क्या काम देखना है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट संभालना है। तो इस टाइप के काम होते हैं मैनेजमेंट के। किसी का जैसे स्कूल में फीस डिपार्टमेंट है तो फीस कलेक्ट करना, किसकी फीस नहीं आई है, किसकी फीस आ गई है, ठीक है, उसका ब्यौरा रखना। जैसे कि आपके पास है सफाई विभाग, आपके यहाँ विद्यालय में जो शौचालय हैं उनकी उचित व्यवस्था है या नहीं है, किस प्रकार से स्वच्छता का पालन किया जाए, किस टाइप से सफाई का ध्यान रखा जाए, इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कई प्रकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें क्या है, एक ही लोग के द्वारा वो काम पूरा नहीं हो सकता है। तो क्या होता है कि किसी भी कार्य को संबंधित लोगों के द्वारा और उसके सहयोग से कुशलतापूर्वक, ठीक है, आप कुशलतापूर्वक संपन्न करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। यानी कि कोई भी कार्य है वहां पे जो भी लोग हैं उनसे संबंधित जो लोग हैं, जो जिनका डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट से संबंधित लोगों के द्वारा और उनके सहयोग से, ठीक है, वो अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और कुशलतापूर्वक, ठीक है। ये नहीं है कि उनका मन नहीं है, अगर उनका मन, जैसे कि उनका मन नहीं है, ठीक है, वो किसी भी काम को करना चाह रहे हैं तो बिना मन के, यानी कि जब वो कुशलतापूर्वक पूरी तरीके से नहीं लगेंगे तो भी वो काम पूरी तरह से संपन्न नहीं हो पाएगा। यानी कि उनका क्या है, उनके सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रबंधन कहलाती है। आगे हम बात करते हैं कि दूसरे शब्दों में अपेक्षाकृत कम समय और कम व्यय के साथ में निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम संप्राप्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था और लक्ष्य प्राप्ति ही प्रबंधन है। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपने लक्ष्य निर्धारित किया, आपको अपने विद्यालय को एक सफल विद्यालय बनाना है, आपको विद्यालय का नाम भी करना है, आपको जो भी वहाँ प्रशिक्षु हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, उनका जो लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है वो आपको कंप्लीट कराना है। तो क्या है, यहाँ पे अपेक्षाकृत
कम समय, ठीक है, अपेक्षाकृत कम समय और कम व्यय के साथ में, ठीक है। अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट कर लिया तो जो भी आपको समय की बर्बादी नहीं हो पाएगी। जो जहां पे जिन लोगों को लगाना है आप क्या करेंगे, उनका काम डिसाइड कर देंगे और बहुत ही कम समय में, यानी कि जब प्रॉपर वे में लोग अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालने लगेंगे तो वो क्या होगा, समय की बचत होगी। और कम ऐसे क्या होगा, अगर आपने डिपार्टमेंट नहीं दिए तो हर व्यक्ति को आप बार बार यही आदेश देते रहेंगे कि आप ये देखिए, आप वो देखिए, आपका सारा समय इसी चीज को समझाने में रोज रोज व्यर्थ हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या होती है, समय की बचत होती है, समय कम व्यय, यानी कि आपने क्या किया कि हर चीज को डिसाइड कर दिया कि आपको क्या सामान की जरूरत है, किस प्रकार का मटेरियल लाना है, तो आप एक साथ ले आए। आप रोज रोज नहीं उस चीज के लिए आप फालतू टाइम वेस्ट करके पता चला आप कोई सामान लेके आ रहे हैं। तो क्या है कि कम व्यय के साथ में निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम संप्राप्ति। अब आपने क्या है भाई, आप का कोई ना कोई उद्देश्य है ना, तो उस उद्देश्य की अधिकतम संप्राप्ति के लिए संसाधनों की व्यवस्था, यानी जो भी संसाधन है, जो आपको नीड है, जिन जिन संसाधनों की, उनकी व्यवस्था और लक्ष्य प्राप्ति ही, और उसको वो जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया उस लक्ष्य की प्राप्ति जब हो जाएगी तो वही क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति ही प्रबंधन है। यानी कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शैक्षिक प्रबंध शिक्षा के क्षेत्र में वांछित शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है। भाई शिक्षा से संबंधित होगा जो शैक्षिक प्रबंध होगा, तो हम शिक्षा के स्कूल वाले ही हम एग्जाम्पल भी ले रहे हैं और स्कूल के डिपार्टमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो जो शैक्षिक प्रबंध है शिक्षा के क्षेत्र में वांछित शैक्षिक लक्ष्यों की, जो हमें जो जरूरी शैक्षिक लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए, अब भाई हमें लक्ष्य ही तो प्राप्त करना है, तो जो भी हमारी जरूरत के जो शैक्षिक लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, की जाने वाली क्रियाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, शैक्षिक प्रबंध कहलाती हैं। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी वांछित शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रिया हैं, यानी की जाने वाली प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, शैक्षिक प्रबंध कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक प्रबंध शिक्षा के विभिन्न साधनों में समन्वय करता है तथा एकीकरण के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया को सफल बनाता है। यानी जो शैक्षिक प्रबंधक होता है या शैक्षिक प्रबंध होता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो शिक्षा के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करता है। जो भी जिनका डिपार्टमेंट है उनके बीच में अगर इस टाइप से नहीं किया तो क्या करेगा, एक डिपार्टमेंट के पास ज्यादा काम होगा, एक डिपार्टमेंट के पास कम काम होगा, वहां पे क्या होंगे, आपस में मतभेद स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से समय की भी बर्बादी होगी। और क्या यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बहुत सारी मीन्स जो हमें लाभ कमाने हैं वो लाभ नहीं मिल पाएंगे, बल्कि व्यस्त इन्हीं सब चीजों में व्यर्थ जाएगा समय। तो शैक्षिक प्रबंध शिक्षा के विभिन्न साधनों में समन्वय करता है, यानी कि सबके बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है तथा एकीकरण के द्वारा, यानी एक एक करके एकीकरण के द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया को सफल बनाता है। एकीकरण के द्वारा, ठीक है, सभी को सम्मिलित करता है और एकीकरण के द्वारा क्या करता है, शिक्षा की प्रक्रिया को सफल बनाता है। आगे ध्यान देते हैं। इसमें एक व्यक्ति या संस्था निहित नहीं होती है, बल्कि समूह होते हैं। ये कोई भी आप काम करते हैं, चाहे आप घर का ही मैनेजमेंट क्यों ना ले लीजिए, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसमें सभी लोगों की सहमति आवश्यक होती है। पूरी मीन्स जो भी ग्रुप है वो पूरा ग्रुप का योगदान जरूरी होता है। तो इसमें एक व्यक्ति या संस्था निहित नहीं होती है, बल्कि समूह होते हैं जो अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी कि जिसका काम जो दे दिया गया है, फीस डिपार्टमेंट वाले का काम फीस को कलेक्ट करना है, ठीक है, जो भी है साफ सफाई जिसको देखनी है उसका जो काम होगा, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट जिसको देखना है वो लाइब्रेरी से रिलेटेड जो भी विवरण होगा उसको रखेगा। तो ये सबके अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स जिस सब्जेक्ट का है वो अपना सब्जेक्ट देखेगा, अपने समय से वो जाएगा क्लास में, समय से ही वो क्या करेगा, अपना जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या है, आपका समय भी बच रहा है, ठीक है, इससे क्या है, कम समय में कम व्यय के द्वारा में आपको क्या है, लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक व्यक्ति या संस्था निहित नहीं होती है, बल्कि पूरा समूह होता है जो अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है विद्यालय। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है विद्यालय।
तो प्रत्येक संस्था के विद्यालय प्रबंधन, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन, प्रत्येक संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। हमें पता है कि हमारे अगर जो संस्था है जो हम चला रहे हैं उस संस्था का कोई ना कोई लक्ष्य होगा और आदर्श भी होता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे विद्यालय का नाम हो, हमारे विद्यालय के जो भी बच्चे हमारे विद्यालय से पढ़ के निकले वे एक सफल कार्यकर्ता बने, ठीक है। वे हम यही चाहते हैं कि जो हमारा यानी हम क्या करते हैं, हमारी संस्था के अपने लक्ष्य और आदर्श होते हैं और उनकी सफलतापूर्वक प्राप्ति के लिए उचित प्रबंधन की आवश्यकता करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ अगर जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज लानी है, कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर की व्यवस्थाएं कराएंगे, ठीक है। तो किस प्रकार की कौन सी आवश्यकता कहाँ पे पड़ रही है, ठीक है, क्या नया आया है, क्या नए तरीके से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इस टाइप की उचित व्यवस्था करते हैं। फिर विद्यालय एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। यहाँ पे क्या होता है, हर घर के बच्चे आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो ये क्या है, एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। यहाँ पे समाज से हम क्या करते हैं, कुछ सीखते हैं, और विद्यालय में भी हम जाके क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। और हमसे भी हो सकता है हम कुछ ऐसा क्या करें, आपस में बच्चे को क्या करें, आपस में बातचीत करें, हमारे जरिए कुछ बातें हमारे जो मन में चल रही हैं उन बातों को दूसरा बच्चा ग्रहण करे, या हमने क्या किया, हमने कुछ नया सीखा है। तो ये क्या है, एक सामाजिक संस्था है, हम दूसरे से सीखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, अतः इसकी एक सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे ही हो, यानी कि यहाँ पे सुसंगठित प्रबंधात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। बिना किसी प्रभावशाली प्रबंध के विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था तथा संभ्रांति फैल जाती है। अगर आप किसी चीज की प्रभावशाली प्रबंध नहीं करते हैं, अच्छी व्यवस्था नहीं करते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ के जो भी आपके विद्यालय के टीचर्स होंगे वो भी क्या करेंगे कि बोर होने लगेंगे, ठीक है। उनको भी बस काम निपटाने की जल्दी रहेगी कि हम बस ऐसे ही काम निपटा देते हैं, ठीक है। ना उनका मन करेगा, जब कोई कुछ है ही नहीं, ना लैब है आपके यहाँ, ना बुक्स हैं, ना आपके यहाँ कोई अच्छा मैनेजमेंट है, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, बिना किसी प्रभावशाली प्रबंधन के विद्यालय जीवन में दुर्व्यवस्था तथा संभ्रांति फैल जाने की संभावना बनी रहती है। किसी को भी कोई भी काम जब मैनेजमेंट ही नहीं है, ठीक है, प्रभावशाली मैनेजमेंट नहीं है, प्रबंधन नहीं है, तो क्या होगा, जो टीचर जैसा चाहेगा क्लास में जाना चाहेगा जाएगा, नहीं जाना चाहेगा नहीं जाएगा, अपना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहेगा पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाना मीन्स कुछ तो क्या है कि कोई ना तो कोई कंट्रोल करने वाला है, ना तो टीचर्स के बीच में समन्वय स्थापित करने वाला है। वह अपना फीस डिपार्टमेंट वाला डिपार्टमेंट ऐसे ही बैठा रहे, कोई दिक्कत नहीं, फीस आए या ना आए, या लाइब्रेरी से रिलेटेड बुक्स इशू कर दी, बुक्स वापस आ रही हैं नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, दुर्व्यवस्था फैल जाएगी, संभ्रांति फैल जाएगी, एक प्रभावशाली प्रबंध विद्यालय में उचित व्यवस्था रखता है। यानी कि एक प्रभावशाली प्रबंधक जो होता है वो क्या करता है, विद्यालय में उचित व्यवस्था रखता है, या उचित व्यक्तियों को उचित स्थान पे, ध्यान दीजिएगा, यह उचित व्यक्तियों को, जो भी उचित व्यक्ति हैं आपके कार्यालय में, उनको उचित स्थान पे, जो भी उनका डिपार्टमेंट है, जिसका फीस डिपार्टमेंट है, फीस डिपार्टमेंट में, अगर यहाँ पे लाइब्रेरी डिपार्टमेंट हो तो लाइब्रेरी डिपार्टमेंट में, आपका टीचिंग डिपार्टमेंट है तो टीचिंग डिपार्टमेंट में, यानी उचित स्थान पर उचित समय में, यानी कि जिसका कौन सा समय है, किस समय में कहाँ पे किस टीचर की ड्यूटी लगी है, कहाँ पे किसका लेक्चर चलना है, तो उचित समय में उचित ढंग से, यानी कि उसका एक प्रॉपर वे होना चाहिए, बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है उचित ढंग से रखता है। यानी ये किसका काम होता है, यानी कि ये मैनेजमेंट का काम होता है, ये प्रबंधक का काम होता है। तो आपने विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र के विषय में, विद्यालय प्रबंधन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र और कार्य, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र और कार्य में पढ़ते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, ये छोटा मोटा क्षेत्र नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं विद्यालय से रिलेटेड। आपको
सोचिए जहाँ पे शिक्षा मिलती है वो एक छोटा मैनेजमेंट के थ्रू नहीं होता है, ये बहुत ही, इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत ही व्यापक होता है एवं विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत वे सभी शैक्षिक परियोजनाएं आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। ठीक है, वे सभी परियोजनाएं आती हैं जो प्रजातंत्र की आवश्यकताओं को पूर्ण करती हैं। विद्यालय प्रबंधन का संबंध, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय प्रबंधन का संबंध विद्यालय प्रणाली के सभी सदस्यों एवं कार्यों से है। जो भी विद्यालय प्रणाली के जो भी सदस्य होंगे और जो भी विद्यालय से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे, जैसे कि प्रधान एवं छात्रों का संबंध, ठीक है, छात्र एवं अध्यापक का संबंध, जैसे छात्र वर्ग है उसका अध्यापक के संबंध, ठीक है, छात्र को क्या विषय पढ़ाना है, छात्रों को किस टाइम पे पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, ठीक है, तो छात्र और अध्यापक वर्ग का संबंध, प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक का संबंध, विद्यालय एवं राज्य का संबंध आदि। ठीक है, इन सभी का कार्य किस प्रकार से होता है, किस टाइप से, यानी कि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक क्षेत्र माना जाता है। आप खुद भी देखे होंगे कि ये छोटा क्षेत्र नहीं होता है। अब हम कार्य देख लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में से उसके कार्य देखते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण, जो भी विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य हैं, हमारा क्या टारगेट है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सफल नागरिक बनाना, ठीक है, वो क्या करें, सफल हो जाएं, ठीक है, अपने जीवन में सफल हो जाएं। तो हमारे विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्माण, क्या उद्देश्य है उनका निर्माण करना, अध्यापक वर्ग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। ध्यान दीजिएगा, अध्यापक वर्ग है, किसको कौन सा काम देना है, कौन सा सब्जेक्ट देना है, कौन सा जो शिक्षक है किस वर्ग में निपुण है, जैसे मैथ्स वाले टीचर हैं तो उनको मैथ्स डिपार्टमेंट देना है, जो साइंस वाले उनको साइंस का सब्जेक्ट देना है, कितना, इस टाइप से, यानी अध्यापक वर्ग के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। विद्यार्थियों का वर्गीकरण एवं समूहीकरण करना। ध्यान दीजिएगा कि विद्यालय को क्या जो समझने का लेवल है, यानी आईक्यू लेवल है, जो फर्स्ट क्लास में किसको जाना है, सेकंड क्लास के बच्चे का जो मेंटल लेवल होगा वो कितना होगा, उसको कहाँ पे किस कक्षा में भेजना है, तो विद्यार्थियों का वर्गीकरण समूहीकरण करना। ठीक है, हर जो भी बच्चे का लेवल है उसके अकॉर्डिंग कक्षा निर्धारित करना। इसके कहने का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम सहभागी कार्यक्रमों का क्रमिक संगठन, यानी पाठ्यक्रम सहभागी जो भी कार्यक्रम होने, बच्चों को करके सिखाना है, किस प्रकार से करवाना है काम, उनसे रिलेटेड जो भी क्रमिक संगठन है उनको देखना। पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, ठीक है, आपको जो भी पाठ्यक्रम जो आपके विद्यालय में चल रहा है उसकी योजना बनाना। ये नहीं कि कभी कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है, तो कैसे कैसे बच्चे को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना है। ठीक है, किसी भी, जैसे कि फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, ये नहीं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा आप सेकंड क्लास का पढ़ा रहे हैं या बहुत ज्यादा लो लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मीन्स पाठ्यक्रम नियोजन एवं कार्य विभाजन, क्या कार्य करने हैं, किस प्रकार के कार्य देने हैं, किसको देने हैं, इस प्रकार का जो कार्य होता है वो भी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं विभिन्न सेवाएं, जैसे भवन एवं उपकरण। ठीक है, जो भी जैसे भवन और उपकरण कहाँ पे किस प्रकार, जैसे आपको भवन निर्माण संबंधी कोई कार्य करवाना है, जो भी उपकरण हैं जो नहीं है, ठीक है, उनको, जैसे कि आपके यहाँ कंप्यूटर वगैरह नहीं है, या आगे देखिए प्रयोगशाला, पुस्तकालय, स्वच्छता आदि का प्रबंधन, यानी कि भवन जैसे कि कहीं पे मरम्मत करवानी है, ठीक है, बारिश हो रही है, नहीं आप यहाँ छत अच्छी नहीं है, पानी टपक रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो भवन से रिलेटेड या जो कुछ भी उपकरण जो भी नहीं है आपके विद्यालय में, ठीक है, उनसे रिलेटेड, या बेंचेस नहीं है, या कंप्यूटर्स नहीं है, कोई भी ऐसे उपकरण जिनका उपयोग है वहाँ पे। प्रयोगशाला, जैसे कि बहुत सारी बच्चों की क्या होते हैं कि साइंस की लैब देखी होंगी, तो जो प्रयोगशाला से रिलेटेड जो भी है प्रबंधन उसको देखना। पुस्तकालय, यानी कि जो भी उचित पुस्तकें होती हैं बच्चों के लिए, बहुत सारी और अलग से भी पुस्तकें होती हैं, जैसे कि कहानियों से रिलेटेड बच्चे क्या करते हैं, कहानी के माध्यम से पढ़ना पसंद करते हैं। स्वच्छता, अब बताइए आपको बच्चे को उनके जीवन को खुशहाल बनाना है, तो आपको क्या करना है कि बच्चे की स्वच्छता, यानी कि अगर बच्चा स्वच्छ वातावरण में नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी बीमार हो जाएगा, बीमारियां बहुत जल्दी आ जाएंगी बच्चे के अंदर।
तो ये सब क्या है, इन सब की उचित प्रबंधन करना। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, ये नहीं कि आपस में टीचर्स ही झगड़ रहे हों, बच्चे झगड़ रहे हों, बच्चे बैठ ना रहे हों, बच्चे भाग जाएं, समय पूरा ना हो और समय से पहले ही बच्चे अपने विद्यालय छोड़ के भाग जाएं। तो यहाँ पे क्या है, यानी आपको क्या करना है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना है। नेक्स्ट है स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कार्यक्रमों का गठन करना, यानी कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए आप क्या कीजिए, कार्यक्रम निर्धारित कीजिए, बच्चों को कार्यक्रम के माध्यम से बताइए, जागरूक करिए, तो बच्चे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इस प्रकार का भी प्रबंधन करना। विद्यालय के कार्यालय की देखभाल करना, जो भी विद्यालय का कार्यालय है, ठीक है, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसको देखना, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना। तो विद्यालय के कार्यालय की देखभाल, विद्यालय का बजट बनाना, ठीक है, कौन सी सामान आ रही है, कौन सी सामान की जरूरत पड़ेगी, कितना पैसा आया, कितना पैसा मीन्स कहाँ पे लगाया गया, इन सब का पूरा बजट बनाना। बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना। ठीक है, अब बच्चों के अंदर अगर कार्य करने की, तो वो भविष्य में कैसे मिलजुल कर कार्य करेंगे, किसी संस्था में जाएंगे या कहीं भी जॉब करेंगे तो वहां पे मिलकर कार्य करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी उनकी। तो बच्चों में मिलकर कार्य करने की भावना विकसित करना। आगे ध्यान दीजिएगा, छात्रों की उपलब्धि। ठीक है, छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। अब बच्चे ने कितना सीखा है, इस चीज का मूल्यांकन करना, या बच्चे ने क्या गेन किया है उसके बारे में पता लगाना, कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, इसका भी हमें पता लगाना है। पता चला हम सिखाते जा रहे हैं, बच्चा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चीज का भी मूल्यांकन करना। अध्यापकों की योग्यता के अनुसार कार्यों का विभाजन करना। ठीक है, अध्यापकों की जो योग्यता है उनके अकॉर्डिंग, यानी कि पता चला कि टीचर को मैथ्स नहीं आती, आप उन्हें मैथ्स दे रहे हैं, या हिंदी के टीचर को आप साइंस पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, तो जो उनकी योग्यता है, जिस विषय में वो निपुण हैं, या किस प्रकार से वो सिखा सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं, इनका भी क्या करना, इनके यानी अध्यापकों के कार्यों का विभाजन करना उनकी योग्यता के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, आगे हम देखते हैं कि विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के घटक। ठीक है, ये भी आपका टॉपिक है इस चैप्टर में। तो विद्यालय प्रबंध क्षेत्र के घटक, इसमें मुख्य 3 घटक के बारे में आप देखेंगे कि विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र का अध्ययन 4 घटकों में देखेंगे। तो जो विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र का अध्ययन हम 4 घटकों में किया जा सकता है। तो पहला है शिक्षा के विकास का लक्ष्य, यानी कि जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा का जो विकास है उसका क्या लक्ष्य है। ठीक है, इस पे ध्यान देना। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में पढ़ लेते हैं। क्या है, शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ठीक है, यानी कि आप बिना मतलब के, जिसका कोई अर्थ ना निकले, आप ऐसी कोई क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी शिक्षा प्रबंधन एक सार्थक तथा उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। समाज शिक्षा प्रबंधन के लिए मानवीय तथा अन्य स्रोतों की सुविधाएं प्रदान करता है। समाज शिक्षा प्रबंधन के लिए मानवीय तथा अन्य स्रोतों की सुविधाएं प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, परंतु समाज की कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं भी होती हैं, जिसे विकास का लक्ष्य कहते हैं। समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए इसकी अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। देखिए, कुछ ना कुछ नया घटित होता रहता है। कभी इंसान के पास आपने देखा भी होगा कि जो भी प्राप्त हो गया उसके आगे पाने की इच्छा, किसी को जॉब मिल गई तो वो प्रमोशन पाने की इच्छा, यानी कि कुछ जो अपेक्षाएं होती हैं और विकास का लक्ष्य कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, विकास का लक्ष्य कहते हैं। समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, इसलिए इसकी अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। पहले जो मोबाइल में ही एक छोटे मोबाइल में सीमित था, आगे जनरेशन बढ़ी तो देखा कि यहाँ पे जो मोबाइल फोन्स हो गए, ठीक है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, या बच्चों की नीड क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, लैपटॉप्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों की डिमांड क्या हो गई, लैपटॉप्स हो गए। पहले कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर पे ही काम चलता था, तो लोगों की क्या है, अपेक्षाएं भी बदलती रहती हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा इन अपेक्षाओं की पूर्ति भी करनी होती है, और विद्यालय प्रबंधन के द्वारा इन अपेक्षाओं की पूर्ति भी करनी होती है। इस प्रकार शिक्षा प्रबंधन की प्रणाली में सतत नियोजन व्यवस्था तथा आकलन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सतत, ठीक है,
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जिससे शिक्षा के समुचित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। देखिए, हर बच्चे का अपना अपना चॉइस होता है। आपने देखा होगा किसी किसी बच्चे का इंटरेस्ट जो होता है मैथ्स में होता है, किसी बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है वो साइंस में होता है, किसी बच्चे का कॉमर्स में होता है। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रबंधन करना पड़ता है। ठीक है, उन्हीं के बच्चों की इच्छाओं को ध्यान में रखे। कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ नए परिवर्तन होते हैं, बच्चों की अपेक्षाएं बदल जाती हैं, कुछ अलग अपेक्षाएं हो जाती हैं। तो इससे रिलेटेड क्या होती हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, देखा जाता है किस चीज की आवश्यकता है। तो इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जिससे शिक्षा के समुचित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है नियोजन के कार्यक्रम। नेक्स्ट है नियोजन के कार्यक्रम। ठीक है, योजना बनाना और जो उसके कार्यक्रम होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय के आरंभ करने से पूर्व, जब हम विद्यालय को आरंभ करते हैं उसके पहले ही संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाते हैं। ठीक है, जितने भी कार्य करने हैं, हमें क्या क्या करना है, किस प्रकार से करना है, हमें भवन निर्माण का कार्य देखना है। ठीक है, वहां पे फर्नीचर किस प्रकार के होंगे, वहां पे बोर्ड्स जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होंगे, या यहाँ पे चौक से लिखने वाले जिस प्रकार के बोर्ड होते हैं, क्या क्या कार्य करने हैं। ठीक है, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, किन किन उपकरणों की आवश्यकता होगी, किन किन लोगों की आवश्यकता होगी। तो यानी विद्यालय के आरंभ करने से पूर्व संपूर्ण कार्यों की रूपरेखा बनाना होता है, जिसे नियोजन कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। योजना बनाना, कार्य को करने से पहले ही हमने क्या की, पूरी योजना बना ली, उसी को हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। इसमें निर्णय लेने होते हैं कि विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जाएगा और उनके लिए आवश्यक उपकरणों, पुस्तकों, शिक्षकों तथा अन्य स्रोतों के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराने होंगे। तो इसमें क्या होता है कि निर्णय ये लेने होते हैं कि विद्यालय में कौन कौन से पाठ्यक्रम स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि हमने कोई विद्यालय खोला और विद्यालय में हमने साइंस डिपार्टमेंट में साइंस साइड भी चलेगी, आर्ट साइड भी चलाएंगे। ठीक है, इसमें हम कॉमर्स साइड भी चलाएंगे। तो इस प्रकार के पहले से ही हमें क्या करना है, इस चीज का पाठ्यक्रम निर्धारण कर लेना है। ठीक है, योजना बनानी है और कौन कौन से पाठ्यक्रम चलाने हैं, किस प्रकार से चलाने हैं, यानी कि कौन कौन से उनके लिए उपकरण, जैसे कि जिसके लिए लैब चाहिए। ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट वालों के लिए लैब में कुछ उपकरण होंगे, जैसे कंप्यूटर लैब बनवानी है उनके लिए जो उपकरण होंगे, यानी किस प्रकार की पुस्तकें होंगी, किन पब्लिकेशंस की पुस्तकें चलेंगी, कौन किस किस सब्जेक्ट के टीचर्स नियुक्त किए जाएंगे, और जो भी अन्य स्रोत हैं, कितना आर्थिक आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सारे के सारे साधन उपलब्ध कराने होंगे। यानी पहले हम क्या करेंगे, लक्ष्य को ध्यान में रख के हम क्या कर रहे हैं, अब योजना बना रहे हैं। ठीक है, पहले हमने लक्ष्यों का निर्धारण कर लिया कि क्या क्या चेंजेस होते हैं समाज में, किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, योजना, नियोजन, यानी नियोजन के कार्यक्रम, फिर हम उसको योजना बनाएंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे, कार्यक्रम की व्यवस्था करना। अब हमने योजना भी बना ली, अब हम क्या करेंगे, कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, विद्यालय व्यवस्था का अर्थ होता है कि नियोजन के अंतर्गत जिस प्रारूप को विकसित किया जाता है उसका वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किया जाए। अब हमने योजना बना ली, अब उसको स्टार्ट करना है, अब उसको क्रियान्वयन करना है। तो परंतु व्यवस्था स्तर पर इसका प्रारूप बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, व्यवस्था स्तर पर इसका प्रारूप बिल्कुल बदल जाता है। विद्यालय व्यवस्था में, ध्यान दीजिएगा, विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है। ठीक है, विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि उसे समय के अनुरूप बदलना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। अब हमने योजना बना ली, लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि आगे क्या आने वाला है, किस प्रकार, जैसे बच्चों का माइंड है, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहता है, ये ट्रेंड में क्या चलने वाला है। ठीक है, क्या बदल रहा है समाज में, समाज किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, इन सबको ध्यान में रखकर इन सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है, यानी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है भविष्य को ध्यान में रख के
कि किस प्रकार से समाज बदल रहा है, किस प्रकार से जैसे बच्चों को बीटेक करना है या आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या बच्चा किस फील्ड में आगे जाना चाहता है, ये सारी की सारी यानी कि क्या आवश्यकता है, किस फील्ड में जाएगा बच्चा, इन सभी चीजों को यानी विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि उससे समय के अनुरूप बदलना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, हमने कार्यक्रम की व्यवस्था भी करना स्टार्ट कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। जो भी हमने प्रबंधन के कार्य किए हैं उनका आकलन करना, कितना काम किस प्रकार से पूरा हुआ है, उसका क्या बेनिफिट मिला है। तो इस प्रकार से यानी कि प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, विद्यालय प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए। जो उद्देश्य थे, ठीक है, आपने देखा कि हमारे विद्यालय के कितने बच्चे सफल हुए हैं, किन किन फील्डों में गए हैं, किस प्रकार से वे सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं, तो कितने बच्चे सफल हो चुके हैं, कितने अभी असफल हो चुके बच्चे असफल हुए हैं। यानी इस प्रकार से यानी विद्यालय प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन उद्देश्यों की दृष्टि से किया जाना चाहिए। विद्यालय का स्तर छात्रों की उपलब्धियों, परीक्षा परिणामों से निर्धारित होता है। यानी कि किसी भी आप स्कूल को क्यों अच्छा बता देते हैं कि वो स्कूल बहुत अच्छा है, कि जैसे कि आपने किसी भी स्कूल का आप नाम ले लीजिए, लामार्ट्स है, या आपने कह दिया सीएमएस बहुत अच्छा स्कूल है, या दिल्ली पब्लिक बहुत अच्छा स्कूल है, तो आपने इनकी रैंकिंग कैसे कर दी? यानी उनके यहाँ के बच्चों का क्या देखा आपने, छात्रों की उपलब्धियां, यानी किन किन फील्डों में वो सक्सेस पाए हैं, वहां देखा आपने। बहुत सारे बच्चे आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, ठीक है, या कुछ और बन गए। आपने देखा कि वहां के जो परीक्षा परिणाम है, वहां के बच्चे क्या है, बहुत ज्यादा टॉपर लिस्ट में आते हैं। तो इन सब से आपने क्या किया, उनके उद्देश्यों का आकलन कर लिया कि उनके उद्देश्य जो थे वो कितनी तरह से सफल हो पाए हैं। विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जिन कार्यों का नियोजन किया जाता है उन सभी का आकलन करने पर ही प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार किया जा सकता है। यानी विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत जिन कार्यों का नियोजन किया जाता है उन सभी का आकलन करने पर, जो भी आपने योजना बनाई है उन सभी का जब आप आकलन करते हैं तो उन आकलन करने पर प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार किया जा सकता है। आपने क्या किया, योजना बनाई, फिर उनका आकलन किया। अगर आपने देखा कि हाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसी प्रबंधन में समुचित विकास तथा सुधार करने की कर सकते हैं। यानी कि आपको और क्या करना है, आपको और क्या एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो इससे रिलेटेड आप सोचेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।